हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लीज फाइनेंसिंग के बारे में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹500। अब इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पहले वीडियो में स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया था और हम इस वीडियो में लीज फाइनेंसिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन ये है कि ऐसा लीज एग्रीमेंट जो शॉर्ट टर्म हो और जिसको हम कैंसिल कर सकते हो उसे क्या कहते हैं? क्या ये फाइनेंशियल लीज है, या इसे ऑपरेटिंग लीज कहते हैं, या फिर इसे डायरेक्ट लीज कहते हैं, या फिर नन ऑफ दी अबव? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लीज की कि लीज होता क्या है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में लीज को अलग अलग फॉर्म में देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम सभी ट्रैवल करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से अमेरिका ट्रैवल करने जाता हूँ। तो अमेरिका में जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे रहने के लिए होटल वगैरह चाहिए ही। आसपास घूमने के लिए हो सकता है कि मैं वहाँ पे कोई रेंटल कार सर्विस लूँ, जैसे इंडिया में हम जूम कार देखते हैं। तो क्या ये होटल मेरा है? क्या मैं इस एसेट का ओनर हूँ? तो जवाब है नहीं। हम जब भी कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम होटल में स्टे कर रहे होते हैं या फिर जो रेंटल कार सर्विसेज हैं हम उसका इस्तेमाल करके ट्रैवल करते हैं। और जैसे ही हमारा जो एक स्पेसिफिक पीरियड का जो भी ट्रैवल होता है, यानी 10 दिन के लिए हमें स्टे करना है, तो हम 10 दिन रहते हैं और बदले में जो ओनर होता है उसे हम रेंट पे करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है लीज़ का। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे हो, आप कहीं घूमने जाते हो तो आपको क्या चाहिए? होटल तो चाहिए। तो होटल क्या है? आपको एसेट लीज़ पे दे रहा है, यानी कि कार या होटल जो भी सर्विसेज हैं वो आपको दिया जा रहा है। आप बदले में क्या कर रहे हो? लीज़ रेंटल पे कर रहे हो, यानी कुछ पैसा पे कर रहे हो। तो यही लीज़ कॉन्ट्रैक्ट या लीज़ एग्रीमेंट होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लीज़ एग्रीमेंट में 2 लोग होते हैं। पहला होता है एसेट का ओनर, जैसे यहाँ पे होटल या ज़ूम कार का ओनर आप तो है नहीं, कोई और होगा, जैसे ज़ूम कार कंपनी है तो वो ओनर होगी। तो जो ओनर होता है, जिसका संपत्ति होता है, उसे हम लेसर कहते हैं और जो संपत्ति को यूज़ कर रहा होता है उसे हम लेसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप उस रूम को यूज़ कर रहे हो तो आपको लेसी कहा जाएगा। लेसर को हम अलग-अलग नामों से भी जानते हैं, जैसे ओनर या फिर लीजिंग कंपनी भी हम कहते हैं। तो लीज़ क्या है? लीज़ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन लेसर और लेसी, यानी लेसर जो होता है वो एसेट का ओनर होता है और जो लेसी होता है वो यूज़र होता है, यानी उस एसेट को यूज़ करने वाला होता है। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि लीज़ एग्रीमेंट के अंतर्गत जो ओनर है वो अपने एसेट को यूज़ करने का आपको अधिकार देता है, लेकिन लीगल ओनर वही रहता है। आप उसके ओनर नहीं होगे, आप सिर्फ उस एसेट को यूज़ कर सकते हो और वो भी एक स्पेसिफिक पीरियड तक, यानी 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 4 साल, ये स्पेसिफिक पीरियड होता है। उसी पीरियड तक आप यूज़ कर सकते हो और बदले में आप लीज़ रेंटल देते हो, यानी बदले में कोई कंसिडरेशन ओनर को आप देते हो। इसके अलावा जो स्पेसिफिक टाइम होता है पेमेंट करने का वो भी अलग-अलग हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 1 महीने में दे सकते हो, क्वार्टरली दे सकते हो, हाफ ईयरली या फिर एनुअल बेसिस पे भी लीज़ रेंटल को पे कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जनरली क्या होता है, जो अमाउंट या टाइमिंग जो होता है वो फिक्स्ड होता है, लेकिन अगर लेसी चाहे तो ये जो टाइमिंग है इसको चेंज किया जा सकता है। जैसे अप फ्रंटेड लीज़ के अंतर्गत क्या होता है कि जो रेंटल होता है वो इनिशियली बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। इनिशियली बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और बाद में जैसे से लास्ट के जो साल आते हैं वहाँ पे कम पैसा देना पड़ता है।
इसी तरीके से बैक एंडेड लीज होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि स्टार्टिंग में आपसे कम चार्ज किया जाता है और बाद में आपसे ज़्यादा चार्ज किया जाता है। और आखिरी में ये दिया गया है कि जैसे ही लीज़ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, आपको एसेट जो है वो रिवर्ट करना होता है, यानी वापस कर देना होता है टू दी ओनर या लेसर को, जो भी लीगल ओनर होता है उस एसेट का। अगर जो लीज़ कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर लॉन्ग टर्म में है, तो लेसी को ये ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वो चाहे तो उस एसेट को खरीद भी सकता है या फिर जो लीज़ एग्रीमेंट है उसको रिन्यू भी करा सकता है। तो इस तरीके से लीजिंग जो है वो एक अल्टरनेटिव है टू परचेज ऑफ एन एसेट, यानी कि आपको एसेट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको लीज़ रेंटल पे करके यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीज़ की कि कितने प्रकार का लीज़ होता है। जनरली 2 तरीके का लीज़ होता है। फर्स्ट है ऑपरेटिंग लीज़ और दूसरा है फाइनेंशियल लीज़ या इसको हम फाइनेंस लीज़ भी कहते हैं। फर्स्ट बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज़। ऑपरेटिंग लीज़ वो लीज़ है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए हो और जिसको लेसर द्वारा कैंसिल किया जा सके और जो एसेट का जो कॉस्ट है उसको रिकवर न करता हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टर एक्स हैं, वो एक संपत्ति के मालिक हैं यानी एसेट के ओनर हैं और जो एसेट है उसका जो कॉस्ट है वो 20 लाख। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब मैं एसेट बोल रहा हूँ तो वो एसेट कोई भी हो सकता है, जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, शिप, एयरक्राफ्ट या फिर होटल रूम, कंप्यूटर्स, कार, ट्रक, ऑफिस इक्विपमेंट, मशीनरी, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो एक एसेट के ओनर हैं और एसेट की जो कॉस्टिंग है वो है 20 लाख और इस एसेट को उन्होंने लीज पे दे दिया है टू मिस्टर वाई। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स क्या होंगे? लेसर यानी ओनर, और लेसी कौन होगा? मिस्टर वाई जो इस एसेट को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे लीज रेंटल है 2 लाख फॉर 1 ईयर। तो ये ऑपरेटिंग लीज होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है। आप यहाँ देख रहे हो कि जो लीज एग्रीमेंट है वो 1 साल के लिए किया गया है। दूसरी बात, जो एसेट की कॉस्ट है वो रिकवर नहीं हो रही है। जैसे एसेट की कॉस्ट क्या है? 20 लाख और 1 साल में कितना रिकवर हो रहा है? 2 लाख। तो पूरा एसेट का कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा है, तो ये ऑपरेटिंग लीज होगा। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिंग लीज के अंतर्गत लेसर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो जब चाहे वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। अब वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ऑपरेटिंग लीज क्या है? शॉर्ट टर्म होता है और इसे कैंसिल भी किया जा सकता है। इसे हम ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कार रेंट पे लिया है या फिर कंप्यूटर लिया है, ऑफिस इक्विपमेंट लिया है, कार, ट्रक, होटल रूम्स, ये सब ऑपरेटिंग लीज की एग्जांपल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो ऑपरेटिंग लीज है वो जनरली 3 से 5 साल तक के टाइम फ्रेम के लिए होता है और लेसर जो होता है उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस ऑफ द एसेट्स, यानी कि जो भी लेसर होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एसेट को मेंटेन करे और रिपेयर करे, क्योंकि जो भी लेसी होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जैसे लेसी जो होता है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए उस एसेट को यूज़ कर रहा होता है, तो वो ये बोलता है कि भाई मैं तो 1 साल के लिए यूज़ करने वाला हूँ, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी है, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वो आप दो। यानी लेसर जो ओनर होता है उसे ही सारा मेंटेनेंस वगैरह देखना पड़ता है। और यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा कि एसेट की जो कॉस्ट है वो रिकवर नहीं होती, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि एक सिंगल ऑपरेटिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो फुल्ली जो भी एसेट की कॉस्ट होती है उसको रिकवर नहीं करता है। और यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है कि इसके अंतर्गत जो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस जो होता है वो लेसर के पास होता है। अब रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस क्या होता है? आपने सुना होगा ऑब्सोलीट होना, यानी जो संपत्ति पुरानी हो जाती है, खराब हो जाती है, तो उसका रिस्क भी लेसर के पास होता है, यानी जो एसेट का ओनर होता है उसके पास होता है। इसके अलावा जो लीज रेंटल होता है वो हायर होता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल लीज की। फाइनेंशियल लीज वो लीज होता है जो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है और जो कैंसिल नहीं किया जा सकता बाय ईदर पार्टी। और फाइनेंशियल लीज के अंतर्गत जो भी एसेट की कॉस्ट है वो फुल्ली रिकवर हो जाती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया मिस्टर एक्स जो है वो ओनर है किसी एसेट का,
कॉस्ट है वो है 20 लाख और जो लाइफ है एसेट की वो है 10 साल। तो इन्होंने मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 10 साल के लिए जो एसेट है वो लीज पे दे दी और जो लीज रेंट है वो है 2.5 लाख पर ईयर, 10 साल के लिए दे दी, यानी कि 25 लाख उनको लीज रेंटल मिल गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरीके के लीज को हम फाइनेंशियल लीज कहेंगे क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 साल के लिए लीज पे दिया गया है और दूसरा चीज़ कि जो एसेट की कॉस्ट है वो रिकवर हो जा रही है। एसेट की कॉस्ट क्या है 20 लाख, यहाँ पे 2.5 लाख पर ईयर यहाँ पे दिया जा रहा है। तो 10 साल का कितना हो जाएगा 25 लाख और एसेट की कॉस्ट जो है वो 20 लाख है, यानी कि जो 5 लाख है ये एक प्रॉफिट होगा एक तरीके का। वही चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है कि फाइनेंशियल लीज क्या है, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है और जिसको कैंसिल नहीं किया जा सकता बाय ईदर पार्टी। कोई भी पार्टी इसको कैंसिल नहीं कर सकता। एग्जाम्पल दिया गया जैसे आप प्लांट को लीज पे लेते हो, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, शिप या फिर एयरक्राफ्ट वगैरह भी लीज पे लिया जाता है। और इंडिया के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो हाई कॉस्ट इक्विपमेंट होते हैं, जो बहुत महंगे महंगे मशीनरी होती है, जो इक्विपमेंट होते हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं इंडिया के अंदर, यानी हाई कॉस्ट और हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट जो हैं वो फाइनेंशियल लीज के अंतर्गत लिए जाते हैं। और फाइनेंशियल लीज के अंतर्गत क्या होता है, जो एसेट की कॉस्ट होती है वो रिकवर होती है, इसीलिए इसको फुल पे आउट लीज भी कहते हैं या फिर इसको कैपिटल लीज भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल लीज कितने प्रकार का होता है। तो फाइनेंशियल लीज 3 तरीके का होता है। फर्स्ट होता है लीवरेज लीज और दूसरा होता है सेल एंड लीज बैक और तीसरा होता है क्रॉस बॉर्डर लीज। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीवरेज लीज के बारे में कि लीवरेज लीज क्या होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो ओनर होता है वो किसी एसेट को परचेस करता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स जो है वो लेसर है यानी ओनर है किसी एसेट का। उन्होंने 50 लाख रुपए की कोई एसेट परचेस की है और ये एसेट उन्होंने लोन लेके परचेस किया है, यानी लोन के थ्रू ये एसेट परचेस किया है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एबीसी बैंक है, वहाँ से इन्होंने 50 लाख का लोन लिया है और वहाँ से लोन लेने के बाद एक एसेट परचेस किया है और इसी एसेट को वो लीज पे दे देते हैं टू मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई यहाँ पे क्या हो जाएंगे, लेसिंग। अब यहाँ पे जो भी लीज रेंटर होगा, जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल लीज दिया गया है कि 1 लाख पर मंथ जो है मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मिस्टर वाई जो है वो मिस्टर एक्स को 1 लाख रुपए पर मंथ देते हैं। तो मिस्टर एक्स को भी तो ईएमआई या फिर जो भी इंटरेस्ट वगैरह होगा, जो भी लोन का पेमेंट करना होगा वो तो करना होगा। तो यहाँ पे मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को दें, फिर मिस्टर एक्स जो है फिर बैंक को वो पेमेंट करे। तो मिस्टर एक्स ये कहते हैं कि हमने एक इंटरमीडियरी रख दिया है जो कि जनरली ट्रस्टी होता है, अब इस पैसे को यहाँ दे दो, यानी कि इंटरमीडियरी को दे दो और इंटरमीडियरी जो है वो आगे चल के पास कर देंगी पैसा बैंक को। तो लीवरेज लीज के अंतर्गत जो ओनर होता है वो एसेट परचेस करता है लोन पे, यानी बैंक से वो लोन लेता है और परचेस करता है और उसी एसेट को जो लेसर होता है वो लेसी को लीज पे दे देता है और जो लेसी होता है वो इंटरमीडियरी को पैसे देता है, यानी कि फाइनेंशियल जो लीज है वो यहाँ से यहाँ आएगा और जो इंटरमीडियरी है वो इसको पास ऑन कर देगा बैंक को। इसके अलावा अगर कोई एक्सेस अमाउंट है या फिर कोई सरप्लस अमाउंट बच जाता है तो वो डायरेक्ट लेसर के पास चला जाएगा, यानी जो ओनर है उसके पास चला जाएगा। इसे हम लीवरेज लीज कहते हैं। इसके अंतर्गत वही दिया गया है कि लीवरेज लीज एग्रीमेंट के अंतर्गत जो लेसर होता है वो परचेस करता है एसेट को किसी भी लेंडर के थ्रू, जैसे कॉमर्शियल बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से लोन लेके और इसको आगे चल के ट्रांसफ़र कर देता है लेसी को और जो लेसी होता है वो लीज रेंटल देता है। और ये जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है ट्रस्टी के द्वारा, यानी एक इंटरमीडियरी होता है, इसी के थ्रू जो लेसी होता है वो पैसे ट्रांसफ़र करता है लेंडर को, यानी जो बैंक है उसको। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जो ट्रस्टी है वो लीज रेंटल को रिसीव करता है और आगे चल के इसको पास ऑन कर देता है लेंडर को, यानी यहाँ इन केस में हम बैंक जो है वो एक लेंडर है और जो सरप्लस अमाउंट है वो जो बचता है उसे हम
लेसर को या फिर जो ओनर है एसेट का उसको दे देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो लेसर होता है यानी एसेट का जो ओनर है उसे कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है अगर वो डेप्रिसिएशन अलाउंस को क्लेम करता है तो। अब बात करते हैं सेल एंड लीज बैक के बारे में। सेल एंड लीज बैक ये क्या है, सबसे ईजीएस्ट फाइनेंशियल लीज है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक पर्सन होता है, जैसे यहाँ पे मिस्टर एक्स हैं, वो किसी एसेट के ओनर हैं। इन्होंने अपना एसेट मिस्टर वाई को बेच दिया। यहाँ पे अभी लीज एग्रीमेंट नहीं आया है, यहाँ पे जनरल केस है कि मिस्टर एक्स किसी एसेट के ओनर हैं और उन्होंने अपनी एसेट को मिस्टर वाई को बेच दिया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा लीज पे नहीं किया बल्कि सेल कर दिया। तो यहाँ पे जो नया ओनर है, न्यू ओनर है, वो अब मिस्टर वाई हो गए और मिस्टर वाई ने इसी एसेट को लीज पे दे दिया टू मिस्टर एक्स। तो यहाँ पे मिस्टर वाई जो होंगे वो लेसर होंगे क्योंकि यहाँ पे अब जो लीज एग्रीमेंट हुआ है उस टाइम पे मिस्टर वाई जो हैं वो एसेट के ओनर हैं। तो यहाँ पे मिस्टर वाई लेसर हो जाएंगे और मिस्टर एक्स जो है वो लेसी हो जाएंगे। यानी कि मिस्टर एक्स ने सेल किया और लीज बैक कर दिया, यानी वापस से इसको लीज पे रख लिया, तो इसे हम सेल और लीज बैक कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि सेल और लीज बैक क्या है, एक स्पेशल फाइनेंशियल लीज एग्रीमेंट है। इसके अंतर्गत जो यूज़र होता है वो अपने एग्जिस्टिंग एसेट को बेच देता है और वापस से लीज बैक कर लेता है, यानी उसको वापस से लीज पे ले लेता है। इस तरीके के जो सेल और लीज बैक अरेंजमेंट होता है उसके अंतर्गत भी टैक्स बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरा और आखिरी क्रॉस बॉर्डर लीज के बारे में। तो क्रॉस बॉर्डर जैसे पता चल रहा है कि एक कंट्री के बॉर्डर के बाहर, यानी एक इंटरनेशनल लीज के बारे में बात की जा रही है। तो लेसर और लेसी जब दो अलग अलग डिफरेंट कंट्री में होंगे और वहां से ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे तो इसे हम क्रॉस बॉर्डर लीज कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब लीज ट्रांजैक्शन तीन पार्टीज के बीच में हो रही हो और तीनों अलग अलग कंट्री में हो तो उसे हम फॉरेन टू फॉरेन लीज कहते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि जो लीज है वो दो तरीके का होता है, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज में भी आपने देखा कि तीन तरीके का होता है, लेकिन कभी कभी पर्पस के बेसिस पे भी हम लीज को दो भागों में बांट देते हैं। पहला होता है प्राइमरी लीज और दूसरा होता है सेकेंडरी लीज। तो प्राइमरी लीज वो लीज होता है जिसके अंतर्गत जो एसेट्स की जो कॉस्ट है वो रिकवर हो जाती है, और सेकेंडरी लीज वो लीज होती है जिससे एक नॉमिनल लीज रेंटल प्राप्त होता है, यानी उससे एसेट की कॉस्ट रिकवर नहीं होती। तो प्राइमरी लीज के बारे में हमने देखा कि जैसे फाइनेंशियल लीज है वो एक प्राइमरी लीज का ही एग्जाम्पल है और सेकेंडरी लीज जो है वो एक ऑपरेटिंग लीज का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज में डिफरेंस कि क्या क्या डिफरेंस है। तो ऑपरेटिंग लीज वो लीज होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, जिसको हम कैंसिल कर सकते हो, और ऐसा लीज जिससे एसेट की कॉस्ट रिकवर नहीं होती है उसे हम ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। तो इसके अंतर्गत वही दिया गया है कि ऑपरेटिंग लीज वो लीज है जिससे एसेट की जो कॉस्ट है वो रिकवर नहीं होती, और फाइनेंशियल लीज के अंतर्गत एसेट की कॉस्ट रिकवर होती है, इसीलिए उसे हम कैपिटल लीज या फुल पे आउट लीज कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो पीरियड होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, यानी जो मेजर पार्ट है एसेट का लाइफ का वो पूरा का पूरा उसमें यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट है टर्म। तो ऑपरेटिंग लीज जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जैसे पहले एग्जाम्पल में आपने देखा कि 1 साल के लिए ही लीज पे दिया गया था। और दूसरा है फाइनेंशियल लीज। तो फाइनेंशियल लीज जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे आपने 10 साल देखा एग्जाम्पल में। नेक्स्ट है रिस्क एंड रिवॉर्ड। ऑपरेटिंग लीज के अंतर्गत जो भी रिस्क होता है वो लेसर के पास होता है, क्योंकि इसमें पीरियड जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। तो लेसी जो होता है वो ये कहता है कि भाई मैं 1 साल के लिए एसेट को यूज़ कर रहा हूँ, आप इसका मेंटेनेंस दो, तो रिस्क जो है वो लेसर के पास होता है। फाइनेंशियल लीज के अंतर्गत जो रिस्क होता है वो लेसी के पास होता है, क्योंकि जो लेसी होता है वो काफ़ी टाइम के तक उस एसेट को यूज़ कर रहा होता है, यानी 10 साल, और कभी कभी एसेट का जो लाइफ होता है पूरे लाइफ तक भी उसको यूज़ कर रहा होता है। तो जो भी रिस्क होता है वो लेसी के हाथ में होता है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूशंस। एब्सोल्यूशंस का मतलब ये है जो चीज़ पुराना हो जाए, जो खराब हो जाए। तो रिस्क ऑफ एब्सोल्यूशंस जो होता है ऑपरेटिंग लीज के अंतर्गत वो लेसर के पास होता है, यानी कि जब शॉर्ट पीरियड की बात की जाए तो लेसर ही
उसका सारा जो रिस्क है वो बेयर कर रहा होता है। फाइनेंशियल लीज के अंतर्गत जो रिस्क ऑफ एब्सोल्यूशंस होता है वो लेसी के पास होता है। नेक्स्ट है राइट टू कैंसिल। ऑपरेटिंग लीज को हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी जो भी लेसर होगा वो इस ऑपरेटिंग लीज को कैंसिल कर सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो भी ऑपरेटिंग लीज होता है वो सिर्फ और सिर्फ लेसर ही कैंसिल कर सकता है। फाइनेंशियल लीज जो है उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता बाय ईदर पार्टी, क्योंकि दोनों को ही फायदा हो रहा होता है। जैसे मेरी एसेट है तो मुझे इतने साल के लिए उसको लीज पे देने पे पैसा मिल रहा है, और जो लेसी होता है जो उस एसेट को यूज कर रहा होता है उसको भी फायदा होता है, क्योंकि उसको एसेट के पूरा कॉस्ट नहीं देना होता है एक साथ। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिपेयर। तो ऑपरेटिंग लीज के अंतर्गत जो भी रिपेयर कॉस्ट होता है वो लेसर देता है, क्योंकि जो लेसी होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए उस एसेट को यूज कर रहा होता है। फाइनेंशियल लीज के अंतर्गत जो लेसर होता है वो एसेट्स के जो भी रिपेयर कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, उसको बियर नहीं करता, बल्कि लेसी ही सारे एक्सपेंसेस, सारे कॉस्ट वो बियर करता है। आखिरी है फुल पे आउट। तो ऑपरेटिंग लीज के अंतर्गत जो एसेट का कॉस्ट है वो फुल्ली रिकवर नहीं होता है, यानी कि इसके अंतर्गत नॉन पे आउट पाया जाता है। और फाइनेंशियल लीज के अंतर्गत जो भी एसेट का कॉस्ट है वो पूरा रिकवर हो जाता है, यानी ये फुल्ली पे आउट होता है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था। क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा लीज एग्रीमेंट है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है और जिसको कैंसिल किया जा सकता है। तो फाइनेंशियल लीज जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और इसे कैंसिल नहीं किया जा सकता, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इसे कैंसिल किया जा सकता है बाय लेसर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कौन कैंसिल कर सकता है ये लीज एग्रीमेंट, तो लेसर कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आखिरी ऑप्शन दिया गया इसमें कि डायरेक्ट लीज। डायरेक्ट लीज एक मिक्स होता है ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस लीज। ये फुल पे आउट बेसिस पे किया जाता है, और जो लेसी होता है उसको भी एक ऑप्शन होता है कि वो एट द एंड जो है कॉन्ट्रैक्ट के वो चाहे तो उस एसेट को परचेस कर सकता है। तो डायरेक्ट लीज क्या है, वो एक मिक्स है ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लीज। तो ये था लीज फाइनेंसिंग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।